तो यार आज की इस डीप डाइव में हम सिर्फ मनोरंजन जगत की कुछ ऊपर ऊपर की सुर्खियां नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, आज कुछ अलग होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि भारतीय सिनेमा का चेहरा असल में किस गहराई तक बदल रहा है। और ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां दुनिया के सबसे बड़े मंच जीत रही हैं। राइट। और दूसरी तरफ मशीनों और डेटा का जो एल्गोरिदम है वो लेखकों के कमरों में घुसकर ये तय कर रहा है कि कहानी कैसे लिखी जाएगी। ये थोड़ा डरावना भी है ना? और इन सब के बीच कुछ पुरानी सुनहरी यादें और बिना किसी शर्त वाला जुनून आज भी सिनेमाई जादू को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम कला, बिजनेस और भावनाओं के इसी त्रिकोण को खंगालने वाले हैं। चलिए इस पूरे पिटारे को थोड़ा खोलते हैं। मुझे लगता है ये त्रिकोण इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज भारतीय सिनेमा एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही रोमांचक दौराहे पर खड़ा है। सही कहा। एक तरफ हमारे पास भावनाओं की वो गहराई है जो किसी भी भाषा या सरहद को पार कर सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल है जहां रिलीज होने से पहले ही 100 करोड़ की डील साइन हो रही हैं। इस पूरे बदलाव को समझना सिर्फ सिनेमा को समझना नहीं है। तो क्या है? ये समझना है कि हम बतौर दर्शक कैसे बदल रहे हैं। क्या बात है। और इस बदलाव का सबसे ताजा और सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें बाफ्टा के मंच पर देखने को मिला। ओह हाँ, बाफ्टा 2026। हम बात कर रहे हैं मणिपुरी फिल्म बुंग की। यार ये सोचना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि एक क्षेत्रीय भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में हॉलीवुड की डिज्नी की ब्लॉकबस्टर ज़ूटोपिया 2 को हरा दिया। ज़ूटोपिया 2, आर्को और लिलो एंड स्टिच जैसी भारी भरकम बजट वाली फिल्मों को पछाड़ दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। फरहान अख्तर और रितीश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म का समर्थन किया और लक्ष्मी प्रिया देवी ने इसका निर्देशन किया है। कंगना रनौत और करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी इसे असाधारण उपलब्धि बताया है। एक्चुअली डिज्नी के एनिमेशन और उनके इतने बड़े मार्केटिंग बजट को हराना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सही बात है। बुनकी की ये जीत इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अब क्षेत्रीय और वैश्विक सिनेमा यानी लोकल और ग्लोबल के बीच की जो लकीरें थी ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी हैं। एकदम मिट चुकी हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक मणिपुरी फिल्म जिसकी अपनी एक बहुत ही विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, हाँ, जब वो लंदन के एक प्रतिष्ठित मंच पर जीतती है तो वो ये बताती है कि भाषा अब कोई बाधा नहीं रही। बिल्कुल। अगर कहानी में सच्चाई है, जैसे एक बच्चे की अपने पिता को ढूंढने की मासूम जद्दोजहद, तो वो भावना हर देश और हर संस्कृति के इंसान को जोड़ सकती है। वही तो। और उस जीत की रात की एक और खास बात ये थी कि बाफ्टा का वो मंच सिर्फ नए सिनेमा का जश्न नहीं मना रहा था। और क्या था? उसने एक बहुत ही भावुक कर देने वाली पुरानी याद को भी ताज़ा किया। उसी समारोह में हमारे लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी गई। ओह हाँ, जिनका पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। जी। और ईशा देओल ने इस पर बहुत ही गहरी बात कही कि उनके पिता ने कई महाद्वीपों के दिलों को छुआ है। ये बहुत खूबसूरत लाइन है ना? जब आप रॉबर्ट डुवेल और टॉम स्टॉपर्ट जैसे ग्लोबल लेजेंड्स के साथ स्क्रीन पर धर्मेंद्र जी को देखते हैं तो एहसास होता है कि भारतीय सिनेमा का वैश्विक प्रभाव कोई आज की बात नहीं है। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। और वही जड़ें आज के नए कलाकारों को भी एक अलग सा आत्मविश्वास देती हैं। बिल्कुल देती हैं। जैसे उसी इवेंट में आलिया भट्ट के बिहाइंड द सीन्स लम्हे काफी वायरल हुए। हाँ, वो सिल्वर ग्लैम वाला लुक। एग्जैक्टली। सिल्वर ग्लैम, रेड कार्पेट की चमक और उनकी वो खास मुस्कान, ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट था। कैसा कंट्रास्ट? एक तरफ एक मणिपुरी फिल्म की शुद्ध कला, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी की सुनहरी विरासत। हाँ। और उसी फ्रेम में आलिया भट्ट के रूप में आज के भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही मॉडर्न और ग्लोबल पहचान। ये जो आपने कंट्रास्ट की बात की ना, ये हमारी अगली कहानी पर बहुत सटीक बैठती है। अच्छा, वो कैसे? जहाँ एक तरफ बुम जैसी प्योर आर्ट वाली फिल्म है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा का वो रूप है जो दुनिया भर में तहलका मचाने वाला बिजनेस कर रहा है। आप टॉक्सिक की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही पकड़े हैं। यश की आने वाली एक्शन फिल्म टॉक्सिक, इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस के सारे नियम तोड़ दिए हैं। मैंने सुना है इसका ओवरसीज डील बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं? सिर्फ ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन यानी भारत के बाहर फिल्म दिखाने के राइट्स के लिए 105 करोड़ रुपए की डील हुई है। बाप रे। रिलीज से पहले 105 करोड़ की सिर्फ ओवरसीज डील होना इस बात का प्रमाण है कि पैन इंडिया अपील अब पैन ग्लोबल हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। जब केजीएफ जैसी फिल्मों ने यश को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया
तो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहानी से ज्यादा उस स्टार के नाम और उस मास एक्शन वाले जॉनर पर भरोसा है। सही कहा। फिल्म से अक्षय ओबेरॉय का टोनी और सुदेव नायर का करमाडी के रूप में जो नया पोस्टर सामने आया है, या डायरेक्टर गीतू मोहनदास जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त हैं, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। वो बताता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक रणनीति है। लेकिन जब हम इस सोची समझी रणनीति की बात करते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ये रणनीति आखिर बना कौन रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं से हमारी चर्चा उस सिस्टम की तरफ मुड़ती है जो शायद आज के समय का सबसे कड़वा सच है, एल्गोरिदम। बिल्कुल, एल्गोरिदम। नेटफ्लिक्स की हालिया फिल्म अक्यूज्ड की डायरेक्टर अनुभूति कश्यप का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसने फिल्म मेकिंग के पर्दे के पीछे की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि कैसे आज के दौर में लेखकों और निर्देशकों को एल्गोरिदम की सच्चाइयों के हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को बैलेंस करना पड़ता है। ये एल्गोरिदम की सच्चाई असल में लेखकों के कमरे का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। सच में? इसका मतलब ये है कि कहानी लिखते समय आपको एक कंप्यूटर या डेटा एनालिटिक्स टीम बता रही है कि दर्शक 12वें मिनट पर बोर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ एक ट्विस्ट डालो। सोचिए, आर्ट को डेटा कंट्रोल कर रहा है। अनुभूति कश्यप ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत गहरी है। उन्होंने बताया कि दर्शकों के कंफर्ट यानी उनकी सहूलियत के लिए उन्हें क्वियर इंटिमेसी को मॉडरेट करना पड़ा। मतलब सेम सेक्स रिश्तों के जो नजदीकी दृश्य होते हैं उन्हें थोड़ा हल्का करना पड़ा। हाँ, ताकि ऑडियंस ड्रॉप ऑफ ना हो। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। एक डायरेक्टर एक समाज की सच्चाई को, एक कहानी को अपने तरीके से पर्दे पर लाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन एक डेटा शीट उसे बताती है कि अगर ये दृश्य बहुत ज्यादा बोल्ड या इंटेंस हुआ तो कितने प्रतिशत लोग स्क्रीन बंद करके कोई दूसरा शो देखने लगेंगे। ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत खतरनाक है। क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां हमारी कला, हमारी कहानियां और हमारे समाज का आईना कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेटा ड्रिवन मशीन तय कर रही है? और ये सवाल सिर्फ नेटफ्लिक्स या किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री का सच है। जब डेटा ये तय करने लगे कि दर्शक क्या देखने में असहज महसूस करेंगे और क्या देखने में उन्हें मजा आएगा, तो हम कहानी की आत्मा से समझौता करने लगते हैं। बिल्कुल करने लगते हैं। हम सिर्फ वो परोस रहे हैं जो लोग आसानी से पचा सकें, वो नहीं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे या उन्हें थोड़ा असहज करके कोई नई बात सिखाए। असहज करने की बात से मुझे विशाल भारद्वाज की याद आती है। उनके सिनेमा का तो अलग ही जादू है। बॉक्स ऑफिस पर आज भी वो सिनेमा जिंदा है जो अपने तरीके से समाज के डार्क और हिंसक हिस्सों को दिखाता है। उनकी फिल्म ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर हैं, अपने दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। उसका कलेक्शन भी काफी अच्छा जा रहा है। अब तक दुनिया भर में 83.1 करोड़ रुपए कमा चुकी है। वाह! लेकिन इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके कलेक्शन की नहीं बल्कि इसमें दिखाई गई हिंसा की हो रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। विशाल भारद्वाज ने बहुत ही मजबूती से अपनी फिल्म में दिखाई गई इस स्टाइलिश हिंसा का बचाव किया है। विशाल भारद्वाज हमेशा से ही शेक्सपियर के नाटकों या डाक कहानियों को भारतीय संदर्भ में ढालने के उस्ताद रहे हैं। बिल्कुल उस्ताद हैं। जब वो स्टाइलिश या एस्थेटिक हिंसा की बात करते हैं तो उनका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए खून खराबा दिखाया जाए। तो उनका क्या मतलब होता है? एस्थेटिक हिंसा का मतलब है कि वो हिंसा उस किरदार की मानसिकता, उस जगह की संस्कृति और उस कहानी की एक जरूरी विजुअल भाषा का हिस्सा है। बहुत खूब कहा आपने। वो हिंसा को भी एक कलात्मक तरीके से कोरियोग्राफ करते हैं ताकि वो सिर्फ डराए नहीं बल्कि किरदार की अंदरूनी उथल-पुथल को बाहर लाए। शायद किरदारों की इसी गहराई को तराशने की उनकी जो कला है वही हर बड़े स्टार को उनके साथ काम करने के लिए खींचती है। जैसे शाहरुख खान। एग्जैक्टली। आपको याद होगा कि ओ रोमियो की शूटिंग के दौरान ही विशाल ने शाहरुख खान को एक कहानी सुनाई थी और शाहरुख का रिएक्शन सिर्फ इतना था, यार एक फिल्म तो होनी बनती है। सोचिए, जब ये दोनों एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो किरदारों के कितने नए रंग देखने को मिलेंगे। वैसे ही जैसे आजकल भारतीय सिनेमा में किरदारों को लेकर पुराने नियम टूट रहे हैं। पुराने नियम टूटने का सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद किंग फिल्म में अभिषेक बच्चन का किरदार है। हाँ, वो विलन बन रहे हैं ना। वो इस फिल्म में मुख्य विलन के रोल की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सिनेमा में अब रोशनी और अंधेरे यानी एक पूरी तरह से अच्छे हीरो और पूरी तरह से बुरे विलन के बीच की जो मोटी लकीर हुआ करती थी वो अब धुंधली हो गई है। आज का दर्शक भी शायद यही चाहता है। वो जानना चाहता है कि जो बुरा है वो बुरा क्यों बना, उसकी अपनी कहानी क्या है। और जब सिनेमा समाज की इन जटिलताओं को इतनी गहराई से दिखाता है
तो अक्सर बड़े विवादों और सार्वजनिक बहसों का केंद्र भी बन जाता है। ये तो होता ही है। इसी संदर्भ में फिल्म द केरला स्टोरी 2 को लेकर इन दिनों काफी तीखी चर्चा चल रही है। हाँ, ये धर्मांतरण और दबाव जैसे बेहद संवेदनशील विषयों पर आधारित है। और इसकी कहानी केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द बुनी गई है। ऐसी फिल्मों पर अक्सर प्रोपेगेंडा होने का ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह का वो खुला चैलेंज है। उन्होंने क्या चैलेंज दिया है? उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर फिल्म में कुछ भी गलत दिखाया गया है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा साबित होती है तो वो पूरी तरह से फिल्म मेकिंग ही छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि डायरेक्टर अपनी रिसर्च और अपने विषय को लेकर कितना मुखर और आश्वस्त है। सिनेमा का ये पहलू हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे समाज की दबी हुई सच्चाई मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे एक खास एजेंडे का हिस्सा बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरह की फिल्में समाज में संवाद पैदा करती हैं और लोगों को अपने अपने नजरिए पर बात करने के लिए मजबूर करती हैं। और एक दर्शक के तौर पर यही हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम हर तरह के सिनेमा को देखें और उस पर एक स्वस्थ विमर्श करें। सही बात है। खैर, इन भारी भरकम बहसों, एल्गोरिदम और 100 करोड़ के गणित से निकलकर अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, सुनहरे दौर की तरफ। हाँ, सिनेमा का एक ऐसा दौर भी था जहां कोई डेटा शीट नहीं होती थी, कोई एल्गोरिदम नहीं होता था, सिर्फ शुद्ध जुनून होता था। और वो जुनून आज भी कुछ हद तक जिंदा है। हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो पर आने वाली फिल्म सूबेदार का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें अनिल कपूर है ना? हाँ, अनिल कपूर एक ऐसे एक्स आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिन्हें हालात की वजह से फिर से हथियार उठाने पड़ते हैं। इस फिल्म से जुड़ा जो किस्सा इसके डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी ने सुनाया है वो शायद आज के हर फिल्म मेकर को सुनना चाहिए। ऐसा क्या किस्सा है? उन्होंने बताया कि जब वो अनिल कपूर के पास फिल्म का आइडिया लेकर गए तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन की कहानी सुनाई। सिर्फ एक लाइन? सिर्फ एक लाइन। और अनिल कपूर का तुरंत जवाब था, कब बनाना है? वाह। उन्होंने सुरेश से कहा कि मुझे कल की बात मत बताओ, मुझे आज और आने वाले कल की बात बताओ। कब बनाना है, ये एक वाक्य अपने आप में उस दौर की पूरी फिलॉसफी को समेटे हुए। वहां कोई ये नहीं पूछ रहा था कि ऑडियंस रिटेंशन रेट क्या होगा, या ये 15 से 25 साल के डेमोग्राफिक को पसंद आएगी या नहीं। नहीं, एक एक्टर ने कहानी का एक हुक सुना, उसके दिल को वो बात छुई और उसने खुद को उस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया। यही वो शुद्धता और एनर्जी है जो उस दौर के कलाकारों को लेजेंड बनाती है। और जब इस तरह का जुनून होता है तो निर्माता भी ऐसे रिस्क लेते हैं जो आज की एक्सेल शीट वाली दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। रिस्क से मुझे जोधा अकबर के सेट का वो मशहूर किस्सा याद आ रहा है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ने हाल ही में शेयर किया। वो सोने वाला किस्सा। हाँ, आज हम किसी भी भव्य सीन के लिए वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उस फिल्म में ऐश्वर्या राय के लिए 400 किलो असली सोने का इस्तेमाल हुआ था। 400 किलो असली सोना, ये सोचकर ही अजीब लगता है। जरा अपने दिमाग में इस तस्वीर को लाइए। 400 किलो असली सोना एक फिल्म के सेट पर मौजूद है। उसकी सुरक्षा के लिए हर वक्त सेट पर 5 हथियार बंद गार्ड्स तैनात रहते थे। अगर आप आज के दौर में किसी स्टूडियो के रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखें कि हमें सेट पर 400 किलो असली सोना चाहिए, तो वो पक्का आपको बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, वो आपको उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन उस समय की फिल्म मेकिंग में जो भव्यता थी वो सिर्फ दिखावा नहीं थी, वो एक विजन था। वो एक कलात्मक विजन था जिसे निर्माता किसी भी कीमत पर पर्दे पर उतारना चाहता था। और ये सब संभव होता था एक ऐसे जादुई शब्द से जो आज शायद इंडस्ट्री में सबसे कमजोर पड़ गया है, भरोसा। भरोसा। सुधा चंद्रन जी ने अपनी मशहूर फिल्म मयूरी के प्रोड्यूसर रामोजी राव को याद करते हुए एक ऐसा किस्सा साझा किया है जो सुनकर आज की पीढ़ी को शायद यकीन ही ना हो। उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था ना? हाँ, उन्होंने बताया कि रामोजी राव ने उनके टैलेंट पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने सुधा जी को एक ब्लैंक चेक दे दिया था। ये आज के समय में तो नामुमकिन है। वो सिर्फ ब्लैंक चेक नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक सीक्रेट डायमंड रिंग भी दी थी। ये कोई आम कमर्शियल लेन देन नहीं था। एक निर्माता अपनी कलाकार को एक ब्लैंक चेक देकर ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी कला पर तुम्हारे खुद से ज्यादा भरोसा है। सही कहा। ये उस दौर का शुद्ध दिल था। वहाँ कलाकार और निर्माता के बीच कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों से ज्यादा उस आपसी सम्मान की अहमियत होती थी। और उसी अनफिल्टर्ड बेबाक दौर की कुछ ऐसी मसालेदार बातें भी हैं जो आज हम सुनते हैं तो लगता है कि
क्या सच में स्टार्स कभी इतने खुले और निडर हुआ करते थे? आज तो हर स्टार के पीछे एक पीआर टीम खड़ी है जो तय करती है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। लेकिन 90 के दशक में गोविंदा का वो बयान याद कीजिए जो अब फिर से वायरल हो रहा है। उन्होंने नीलम के बारे में कुछ कहा था ना। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही बेबाकी से माना था कि जब उनका अपनी मौजूदा पत्नी सुनीता से पहली बार रिश्ता टूटा था तो वो नीलम के प्यार में पूरी तरह पागल थे। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि शुरुआत में सुनीता के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक अनुभव लेने के लिए था। हाँ, अनुभव लेने के लिए। और वो किसी सीरियस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। आज अगर कोई सुपरस्टार ऐसा बयान दे दे तो सोशल मीडिया पर उसकी पीआर टीम को उसे बचाने के लिए रात दिन एक करना पड़ जाएगा। सच में तूफान आ जाएगा। और उसी दौर का एक और किस्सा सामने आया है जो हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया से जुड़ा है। ओहो, वो किस्सा। हाँ, उन्होंने किसी इंटरव्यू में सरेआम कह दिया था कि वो ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते हैं। और इस पे सलमान खान का रिएक्शन। और इस बात पर सलमान खान का जो कथित रिएक्शन था वो इंडस्ट्री की अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं कि सलमान बहुत नाराज हुए थे। कहते हैं कि सलमान इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने एक पार्टी में कथित तौर पर सबीर भाटिया के हाथ पर सिगरेट से जला दिया था। ये बहुत इंटेंस है। यह सब सुनकर एक तरफ हैरानी होती है और दूसरी तरफ लगता है कि वो दौर कितने कच्चे जज्बातों का था। वो दौर जज्बातों का ही था, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या फिर पागलपन, हर चीज अपने चरम पर होती थी, एकदम पीक पर। और सिनेमा भी उसी चरम जज्बात का अक्स था। आज हम बहुत संभल कर चलते हैं, लेकिन उस कच्चेपन की अपनी एक अलग ही कशिश थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जज्बात पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, बस उनके इजहार का तरीका थोड़ा बदल गया है। वो कैसे? आज भी जब पर्दे के पीछे की असल जिंदगी में कुछ खास होता है तो वो हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर देता है। आप उदयपुर वाली शादी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में जश्न का जो माहौल है, आईटीसी मोमेंटोज रिजॉर्ट में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ चल रहा है। परिवार और कुछ बेहद करीबी दोस्तों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड में भी खुशियों के पल छाए हुए हैं। हाँ, तृप्ति डिमरी का बर्थडे। तृप्ति डिमरी ने भी अपना जन्मदिन सैम मर्चेंट के साथ बहुत ही सादगी लेकिन प्यार भरे अंदाज में केक्स और कैंडल्स के बीच सेलिब्रेट किया। ये बहुत स्वीट था। ये वो पल होते हैं जब फैंस को अपने चहेते सितारों की असल जिंदगी की खुशियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। खुशियों के साथ साथ सिनेमा में वो पल भी बहुत अहम होते हैं जब एक कलाकार पूरी तरह से भावुक होकर अपनी आत्मा दर्शकों के सामने रख देता है। साई पल्लवी की स्पीच। साई पल्लवी की फिल्म फेयर साउथ की उस स्पीच को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी फिल्म अमरन के लिए जब अवार्ड लिया तो उसे अपने पास नहीं रखा, उन्होंने उसे फिल्म के असली परिवार को डेडिकेट कर दिया। मंच पर जब वो भावुक होकर रो पड़ी तो उसे एक पल ने हजारों शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह दी। साई पल्लवी के वो आंसू बताते हैं कि जब सिनेमा किसी सच्ची कहानी और असली जिंदगी के नायकों को सम्मान देता है तो वो सिर्फ अभिनय नहीं रह जाता, वो एक इमोशन बन जाता है। कलाकार उस दर्द और उस सम्मान को अपने अंदर महसूस करता है। और यही एम्पैथी, यही संवेदना एक अच्छे कलाकार को महान बनाती है। और शायद यही संवेदना कलाकारों को उनके बुरे वक्त से वापस लड़ने की ताकत भी देती है। जैसे राजपाल यादव की कहानी भी कुछ ऐसी है। चेक बाउंस केस और कानूनी झमेलों के लंबे दौर के बाद वो एक बार फिर से वेलकम टू द जंगल के सेट पर अपनी फुल एनर्जी के साथ लौट आए हैं। उनका कमबैक बहुत इंस्पायरिंग है। उनका वो बयान बहुत ही प्रेरणादायक था जब उन्होंने कहा, मैंने कभी काम की कमी महसूस नहीं की, मुंबई ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। ये मुंबई की स्पिरिट है। ये उस शहर की और इस इंडस्ट्री की असली स्पिरिट है जो गिरकर उठने वालों को हमेशा गले लगाती है। गिरकर उठना सिर्फ कलाकारों की बात नहीं है, बल्कि आज के बिजनेस वर्ल्ड की भी सच्चाई है, जिसमें अब एक्टर्स भी पूरी तरह शामिल हैं। शार्क टैंक इंडिया का वो एपिसोड। हाँ, शार्क टैंक इंडिया के मंच पर विनीता सिंह का तमन्ना भाटिया को लेकर जो बयान आया वो इस बात का बड़ा सबूत है। विनीता ने क्या कहा था? विनीता ने कहा कि वो अपनी सीजन का पूरा बजट तमन्ना भाटिया पर लगाने को तैयार हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तमन्ना ने जिस तरह से ये समझाया कि अक्सर सेलिब्रिटी ब्रांड्स बाजार में क्यों फेल हो जाते हैं, वो दिखाता है कि आज का कलाकार सिर्फ कैमरा फेस नहीं करता, वो मार्केट की नब्ज भी पहचानता है। लेकिन इन सब गंभीर बिजनेस और संघर्ष की कहानियों के बीच कुछ बहुत ही प्यारी और मजाकिया चीजें भी तो होती रहती हैं जो हमें मुस्कुराने का मौका देती हैं। आप भारती सिंह की बात करने वाले हैं ना? लाफ्टर शेफ के सेट पर भारती सिंह का वो हालिया वीडियो, वो फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि सेट पर उनकी डायमंड रिंग खो गई थी। हाँ, वो कह रही थी अच्छा नहीं होता। वो रोते हुए कह रही थी अच्छा नहीं होता। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ जोधा अकबर का 400 किलो सोना और दूसरी तरफ
भारती सिंह की एक खोई हुई डायमंड रिंग का वो मासूम सा दर्द, और डिजिटल दुनिया के अपने अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। वो पार्थ समथान वाला केस। केस दायर होने को है कि मशहूर एक्टर पार्थ समथान को अपने ही फैंस को चेतावनी देनी पड़ी कि स्नैपचैट पर कोई उनका फेक अकाउंट बनाकर लोगों से बात कर रहा है और धोखा दे रहा है। तो आज की हमारे इस पूरी चर्चा को अगर हम एक फ्रेम में समेटने की कोशिश करें तो ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि हम एक साथ कितनी अलग अलग सदियों और सोच के बीच जी रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो सिनेमा है जो 105 करोड़ की डील्स कर रहा है, जो डेटा के दबाव में अपनी कहानियों के पन्ने बदल रहा है, और जो बाफ्टा में ग्लोबल एनिमेशन जायंट्स को हरा रहा है। और दूसरी तरफ वो सिनेमा है जहां आज भी अनिल कपूर जैसे स्टार्स सिर्फ एक लाइन सुनकर फिल्म साइन कर लेते हैं, जहां डायमंड रिंग होने पर आंसू छलकाते हैं, और जहां राजपाल यादव जैसे कलाकार अपने शहर मुंबई का शुक्रिया अदा करते हैं। तकनीकी विकास अपनी जगह है, लेकिन कला की आत्मा आज भी उसी पुराने इंसानी जुनून में बसती है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आज की इस डीप डाइव के अंत में छोड़ना चाहती हूँ। बताइए, आज हम इतने आश्वस्त हैं कि डेटा, एल्गोरिदम और एनालिटिक्स हमें बता देंगे कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर 90 के दशक में या 2000 की शुरुआत में ये एल्गोरिदम होते तो क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम 400 किलो सोने वाली भव्य जोधा अकबर बनाने की इजाजत देता? शायद कभी नहीं। क्या बिना किसी मार्केट रिसर्च के सिर्फ एक कलाकार की आंखों में देखकर उसे ब्लैंक चेक देने वाले रामोजी राव जैसे प्रोड्यूसर्स हमें वो क्लासिक फिल्में दे पाते? सोचने वाली बात है। क्या हम आज भविष्य के लिए अपनी यादें खुद बना रहे हैं, या कोई बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे लिए हमारी सिनेमाई यादें लिख रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हेडलाइन से हार्टबीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।